हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ से संबंधित कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग रखे हैं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे इसके अतिरिक्त जो भी और भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है डिफरेंशिएट से संबंधित 10x का डिफरेंशिएट आपसे पूछा जा रहा है। तो 10x का जो डिफरेंशिएट होगा वह क्या होगा? आप जानते हैं 10 का डिफरेंशिएट जो होता है, यानी कि 10 का जो अवकलज होता है, सूत्र तो पता होगा, सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन अगर उसके थीटा में जो भी संख्या या कोई भी मतलब कि अचर रहे उसको हम लोग गुना में लिख देते हैं। यानी कि अगर थीटा के पास कुछ भी रहे, जैसे x रहे और इसका डिफरेंशिएट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग? 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर x और साथ में जो x के साथ है, x के जो साथ है अचर a, उसको हम लोग गुना में लिख देंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न सारणी से संबंधित है। इसमें इस सारणी के इक्वल 0 दिया है तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप जानते हैं सारणी को हल करने के लिए इसको ऐसे गुना कर लेते हैं। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 और इक्वल में क्या है? 0। इस प्रकार जब इस 25 को उस साइड भेजेंगे तो आपका आएगा x स्क्वायर बराबर 25, यानी कि स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट इधर लगेगा और रूट जब लगेगा तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात? आगे समझते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4 है। इसका बताना है कि किसके इक्वल है। तो इसको हल करने के लिए फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है, 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी पर इसको तोड़ देंगे और हल कर लेंगे, देखिए कितना आएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो 10 इनवर्स ये x का मान हो जाएगा 1/2 और y का मान हो जाएगा 1/4। फॉर्मूला पर रहेंगे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 फॉर्मूला के अनुसार। अब देखिए तो ये बनेगा 10 इनवर्स, इसका बटा जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 प्लस 1, फिर नीचे जो मेन बटा है 1 माइनस 1 एकम 1 और ये हो जाएगा आपका 8, इसके भी बटा में बना लेंगे। फिर आगे जो हल करेंगे आपका क्या बनेगा? तो ये होगा 10 इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और बटा में 4 और फिर बटा यहाँ पे नीचे का भी बटा घटाव बाकी है तो लघुत्तम 8 और 8 यहाँ पे माइनस 1। तो इसका जो आगे जो प्रोसेस होगा क्या होगा? 3/4 और सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा 8 और इसमें से जो अंतर आएगा 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। इस प्रकार ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 3 दूना 6 और बटा में 7। देखिए तो इस प्रकार जो सही आंसर निकल करके आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कैसे बन पाएगा यह। ठीक है, अगला प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कह रहा है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना अवयव है
तो a प्लस बी बताइए। ये दो अवयवों का योग है और आप जानते हैं अवयव का योग जो करते हैं कैसे करते हैं, तो अवयव का जो योग होता है वह प्रत्येक अवयव संगत अवयव के साथ उसको जोड़ते हैं। यानी कि 9 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना होगा, 9 और 11 मिलेगा तो ये हो जाएगा 20। फिर 10 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो ये भी होगा 20। 11 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो ये भी होगा 20। ठीक है। अब नीचे वाला जो दूसरा पंक्ति है उसमें कभी प्रत्येक अवयव संगत अवयव के साथ जुड़ेगा। 12 8 के साथ जोड़ेंगे तो ये भी होगा 20। 13 7 के साथ जोड़ेंगे तो 20 और 14 6 के साथ जोड़ेंगे तो 20। इस प्रकार इसका जो योग होगा वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रत्येक अवयव में क्या आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये पाई बटा 2 होता है। क्या होता है, पाई बटा 2। यानी कि हम इसके बदले लिख सकते हैं पाई बटा 2 और इसी का डिफरेंशिएट करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पाई बटा 2 एक अचर संख्या है और अचर का डिफरेंशिएट जो होता है वह एक शून्य होता है, इसलिए इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा, शून्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जीरो का समाकलन पूछा जा रहा है। ये भी कितना बार पूछा जा चुका है और इसका जो सही जवाब होगा जीरो का जो समाकलन होगा, वैसे तो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, एक्स के सापेक्ष पूछा जा रहा है। तो किसी अचर का जब समाकलन करते हैं तो उसमें एक्स जोड़ देते हैं। यानी जीरो का जब करेंगे तो एक जीरो बनेगा, उसमें एक्स आएगा और साथ ही साथ एक अचर जोड़ देते हैं इसमें, जिसको एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसे के या सी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार 0x का मतलब 0 ही होगा, केवल आपका क्या बन जाएगा, के। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अवयव है और कह रहा है का व्युत्क्रम जो है नहीं प्राप्त होगा यदि के का मान रखा जाए। यानी के का मान क्या रखा जाए ताकि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अवयव है अगर उसका परिमाण 0 के बराबर आ जाता है तो उसका व्युत्क्रम हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर माइनस में आता है तो व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, प्लस में भी आता है तो व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, लेकिन अगर 0 आ जाए तो व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। तो एक काम करेंगे, इस अवयव को मान लेंगे कि ए अवयव है 3 5 2 और के का मान क्या निकाला जाए ताकि इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सके। तो इसका परिमाण जो होगा वह 0 के बराबर कर देंगे। अब परिमाण कैसे निकलेगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 3k और माइनस इसमें गुना करेंगे तो 10 बराबर में 0। इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो 3k बराबर उधर 10 हो जाएगा, यानी k का जो मान निकलेगा 10/3। यानी कि अगर k के जगह पर 10/3 रख देंगे तो इस पूरे का परिमाण जो होगा वह 0 हो जाएगा और जैसे 0 होगा तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रायिकता संबंधित है। ये बोल रहा है यदि पीए बराबर 3/8, पीबी बराबर 1/2 तो और पीए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है तो पीए बटा बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और साथ में 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। पी ए बटा बी, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो बटा में रहे उसे बटा में कर देना है। पी बी है तो पी के साथ बी और ऊपर हमेशा इंटरसेक्शन वाला लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बी और बटा में ए, यानी पी बी बटा ए का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए जो बटा में रहेगा उसको बटा में, अर्थात क्या बटे में आएगा, पी ए, और फिर ऊपर जो होगा पी के साथ दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा बात। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार आपको हल कर देना है। किसका पूछा जा रहा है, पी ए बटा बी का
पूछा जा रहा है मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा P A इंटरसेक्शन B, और बटा में B है इसलिए बटा में भी क्या रहेगा, B होगा। अब इसका मान तो दे रखा है, कितना दिया है 1/4, और बटा PB का मान कितना दिया है, तो PB का मान 1/2। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा 1/2 जो जाएगा 1/4 लिख देंगे, और ये नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा 2, और 1 इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार कट कर क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पी बी बटा ए का मान बताइए, तो बस बटा में किसको लिखते हैं आप, ए वाले को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 3 7 और 1 -1 -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होगा वह क्या होगा, उसको समझिए। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह √x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको पलट कर भी बोल सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, उससे भी निकल सकता है। तो बस आपको सजा देना है। आप जानते हैं बिंदु में x y z सब होता है, तो इसमें का 1 1 होगा x1 y1 z1, इसमें का जो होगा 2 2 होगा x2 y2 और z2। सजा देना आपको। x2 का मान 1 है, माइनस x1 का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 है और y1 का मान 3 है, बीच में माइनस है तो माइनस, इसका होल स्क्वायर प्लस z2 का मान -5 है और माइनस z1 का मान 7 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हल कर देना है। 1 में से 4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो जुट जाएगा, क्या बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये भी होगा -12 का होल स्क्वायर। यानी कि जब आप इसको हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इसको जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 9 19, 4 और 1 5 और 1 6 और फिर कितना हो जाएगा 1 का 1, यानी √169 हो जाएगा। और इसका जो इसे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 13। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले प्रश्न के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव को केवल ऑब्जेक्टिव की तरह ना देखें, उसको जो सॉल्यूशन हो रहा है उस पर भी ध्यान दें आप कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जा रहा है, क्योंकि इसको 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात 1 3 5 है तो रेखा के दिक् को ज्याय क्या होगी। दिक् अनुपात दिया है और दिक् को ज्याय आपसे पूछा जा रहा है, तो जब दिक् को ज्याय दिया हो और दिक् अनुपात दिया हो और दिक् को ज्याय पूछा जा रहा हो, तो आप दिक् को ज्याय कहते किसको है, एल को कहते हैं, एम को कहते हैं और एन को कहते हैं दिक् को ज्याय। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एल के लिए होता है a बटा √a² प्लस b² प्लस c², पता भी होगा दिक् को ज्याय का जो फॉर्मूला होता है। फिर m बराबर जो होता है b बटा √a² जोड़ b² जोड़ c², उसी प्रकार इसके लिए होता है c बटा √a² प्लस b² प्लस c²। तो बस आपको यही करना है, दिक् अनुपात में जो रहते हैं उसको पहले वाले को ए कहते हैं, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी। सजा देना है यहाँ पे और उसको हल कर देना है। ए का मान 1 और बटा में हो जाएगा
रूट अंडर ए स्क्वायर यानी इन सब का स्क्वायर करके जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी 1 का 1 और बटा में 1 का स्क्वायर जो होगा 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 1 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 25 और 9 34 और 1 35, यानी बटा में जो हो जाएगा कितना होगा 35। और ध्यान से देखिए सबके बटा में वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी सब किसी के बटा में रूट अंडर 35 ही आएगा। तो सारा बनाना जरूरी नहीं है, पहले 1 लिख लिए, अब दूसरा जो b का मान है 3, और इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा बटा में रूट अंडर 35, और उसी प्रकार c का मान 5 और बटा में रूट अंडर क्या हो जाएगा 35। इस प्रकार जो दिक को जाए होगा वह क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 35, 3 बटा रूट अंडर 35 और 5 बटा रूट अंडर 35, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में है, 1 बटा रूट अंडर 35, 3 बटा रूट अंडर 35 और 5 बटा रूट अंडर 35, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यदि y बराबर साइन log x हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें डिफरेंशिएट करना है, आप डायरेक्ट कर दीजिए dy बटा डी एक्स बराबर इधर हो जाएगा d साइन log x। अब आप जानते हैं कि साइन के जो थीटा में रहता है वह बटा में आ जाएगा, log x बटा में आ जाएगा, और फिर एक बार इसको ऊपर भेजकर करेंगे इसका डिफरेंशिएट d log x, और बटा में क्या होगा dx, इसका थीटा बटा में आएगा। इधर जब dx है तो बटा में dx आ जाए, तो यानी कि वहीं पे आपका डिफरेंशिएट खत्म हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका जो फाइनली आंसर आएगा, इसमें देखना होता है d किसके साथ लगा है, साइन के साथ, ये इसका थीटा है, तो साइन का जो अवकलज होता है वह क्या होता है कॉस होता है, और जो थीटा में रहेगा उसको लिख देंगे, थीटा में क्या है log x इंटू log का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो log का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा x। इस प्रकार देख लेना आपको कि इसको आगे लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा x, उसके बाद से cos log x, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये सारणिक है और इस सारणिक के बराबर इसका अंतर है, तो कैसे हल करेंगे, सारणी को जानते हैं, पहले इसको हल करते हैं ऐसे, 4 एकम 4 माइनस 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको जब हल करेंगे तो 3x माइनस 2, फिर माइनस इसको जब हल करेंगे तो x माइनस ये 2 माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस में 6 आएगा, और इस कारण से बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बराबर 3x माइनस 2, इधर माइनस से गुना होगा तो माइनस x और माइनस 6, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 बराबर 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x, माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 8, 8 को इधर बुलाएंगे तो 4 और प्लस में 8 बराबर में 2x। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बराबर में 2x। इस प्रकार इसको काट देंगे तो x का जो मान निकल कर आएगा क्या आ जाएगा 6, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ये आपका समाकलन संबंधित है और ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या है, ऊपर 1 है और है आपका साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और बगल में हम dx दे सकते हैं, इसका करना है समाकलन। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और बटा में जो है वो क्या है आपका साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x। देखिए इतना जो है इसके इक्वल में क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 के बदले में इतना लिख दिए है। फिर अब क्या करेंगे, ये जो है प्लस चिन्ह से अलग है, इसके जो नीचे वाला है वो बारी बारी से दोनों के बटे में भेज सकते हैं, यानी कि इतना कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन, और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स
इसके भी बटा में दोनों चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी जो नीचे वाला है वह बारी बारी से दोनों के बटा में चला गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं साइन से साइन कट जाएगा, इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और इसका करना है समाकलन। तो कैसे करेंगे? अब ऊपर बचा एक, नीचे बचा कॉस स्क्वायर। अब ये एक बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स, और साथ ही में ऊपर बचा एक और नीचे बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर्मूला तो पता होगा आपको। अब इसका करना है समाकलन। तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह क्या होता है? टेन एक्स होता है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है आपका माइनस कॉट एक्स होता है। इस प्रकार ये बीच वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस में इसमें सी जुट जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्यापक हल में अचर रहते हैं जबकि विशिष्ट हल में अचर नहीं रहते, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि व्यापक हल जब किसी का करते हैं हम लोग तो उसमें कांस्टेंट यानी कि अचर को जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं, जबकि वह विशिष्ट हल तब बन जाता है जब उसमें लिमिट लग जाता है। जैसे लिमिट लगता है तो उसमें कोई अचर नहीं रहता है। तो व्यापक हल में अब जितना बार उसको जितना कोटि का अवकलज रहेगा उतना उसमें अचर रहेगा। तो ध्यान देखिए, जब व्यापक हल पूछ दे तो आपको कोटि पर ध्यान देना है। कितना कोटि कह रहा है? 4 कोटि। तो 4 कोटि कह रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कितने इसमें अचर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन विशिष्ट का होता तो विशिष्ट में चाहे 1 कोटि का है, चाहे 2 कोटि का है, चाहे कितना हो कोटि का दे, उसमें कोई भी आपका जो होता है अचर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें लिमिट का प्रयोग होता है और लिमिट में अचर का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सेम क्वेश्चन ये भी है। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल, यहाँ पे ध्यान दीजिए विशिष्ट हल पूछ रहा है। तो विशिष्ट हल माने लिमिट वाला हल रहता है, कुछ लिमिट दिया रहेगा, और लिमिट वाले हल में सी जो होता है वह नहीं रहता है, यानी कि इसमें एक भी अचर नहीं रहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अवकल समीकरण इस प्रकार दिख रहा है आपको, इसकी घात बताना है। देखिए, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, एक घात और एक कोटि। तो सबसे पहले कोटि के बारे में जानते हैं। कोटि जो होता है काफी आसान होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कोटि जो होता है इसमें देखते हैं कि जो भी अवकल समीकरण रहता है उसमें अधिकतम कितना बार अवकलज किया गया है। तो जितना बार अधिकतम अवकलज किया रहेगा उसी को बोलते हैं क्या चीज? इस समीकरण का कोटि। जैसे कोटि की बात करें तो इसमें अधिकतम यहाँ पे 2 बार अवकलज किया गया है, यहाँ पे 1 बार किया गया है, यहाँ पे 1 बार किया गया है। तो अधिकतम कितना बार शामिल है? तो 2 बार अवकलज शामिल है। इस प्रकार कोटि की इसकी संख्या जो होती वह क्या हो जाती? 2। लेकिन अगर घात की बात करें तो घात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे अवकल समीकरण का घात निकाला नहीं जा सकता है। अवकल समीकरण उसे अवकल समीकरण घात निकाला जा सकता है जो बहुपद के रूप का हो। ठीक है, तो बहुपद के रूप का होने के लिए ये जो, इस पर ध्यान दीजिएगा, साइन के अगर थीटा में कुछ dy/dx आ जाए तो ये जो है ये बहुपद के रूप का नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? तो जैसे साइन या कॉस या किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तिया के थीटा में dy/dx आ जाए, या फिर dy/dx किसी के बटा में आ जाए, या फिर dy/dx का घात अगर ऋणात्मक हो जाए, तो उस कंडीशन में उस अवकल समीकरण का घात हम लोग नहीं बता सकते हैं। यानी कि इसमें आ गया है साइन dy/dx और इसका घात पूछा जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं होगा। अगर इसका कोटि पूछा जाता है तो केवल क्या बताते हैं हम लोग? अधिकतम 2 बार किया गया है, इसलिए इसका कोटि जो होता है कितना होता है? 2। लेकिन इसका घात हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे। अगला प्रश्न समझते हैं। ये भी अवकल समीकरण से है, इसमें आपको कोटि बताना है। बता दीजिए इसमें अधिकतम कितना बार कोटि किया गया है, कितना बार इसमें अवकलज किया गया है, अधिकतम कितना बार अवकलज शामिल है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं तो 1 बार अवकलज हुआ है, यहाँ पे भी 1 बार हुआ है,
ये y है, यानी कि इस पूरे समीकरण में केवल एक बार अवकलज किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शख्स की दिक् को ज्याय क्या होगी। तो ध्यान रखिए, एक शख्स की जो दिक् को ज्याय होती है वह होती है आपका 1,0,0। इसी प्रकार वाई एक्स का भी पूछ लिया जाता है, तो एक शख्स की पूछे तो आपको बता देना है क्या 1,0,0। वाई एक्स के पूछे तो इसके लिए ध्यान रखना है 0,1,0, और जेड अक्ष के लिए पूछे तो इसके लिए क्या होता है 0,0,1। देखिए एक्स वाई जेड में अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो पहले नंबर पर कौन आता है एक्स। तो एक्स का अगर आपसे दिक् को जाए पूछा जाए तो जिसका पूछा जाए उसका मान 1 रखना है और बाकी सब दोनों का मान कितना रखना है 0। एक शख्स के पूछा जाए तो एक्स का मान 1 और इन दोनों का मान 0। वाई एक्स के पूछा जाए तो वाई का मान 1 और इन दोनों का मान 0। जेड एक्स का पूछा जाए तो जेड का मान 1 और इन दोनों का 0। अब इसको क्रम वाइज बोल देना है। एक शख्स से पूछा है तो 1,0,0, वाई एक्स पूछा है तो 2 नंबर पर वाई आता है, इसलिए 2 नंबर वाला 1 रहेगा और पहले 0 और लास्ट में भी 0। और जेड एक्स का पूछा जाए तो लास्ट में आपको 1 बताना है, यानी 0,0,1। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यदि एल एम एन किसी रेखा की दिक् को ज्याय है तब इसमें क्या रिलेशन होता है दिक् को ज्याय में। तो आप सभी जानते होंगे ये फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। ध्यान रखिएगा, इक्वल में क्या होता है 1। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आपका सारणी संबंधित है, और इसमें जो है 2 सारणी बराबर है तो इसका परिमाण आपस में बराबर होंगे, यानी x स्क्वायर माइनस ये 36 बराबर ये 36 माइनस ये कितना होगा ये भी 36। अब यहां से देखेंगे x स्क्वायर माइनस 36 ये इक्वल में 0 हो जाएंगे। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36, यानी केवल x का मान पूछा जाए तो रूट अंडर 36 हो जाएगा और 36 का जो वर्गमूल होगा वो प्लस माइनस में आएगा 6। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे यदि ए जो है एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं जिसके पंक्ति और स्तंभ क्या हो बराबर, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। 3x3 कोटि का है तो अपने मन से कुछ मान लेंगे, जैसे कि 1 2 3 5 6 7 2 5 4। ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान लेना है और कह रहे कि उसमें अगर k से गुना कर किया जाए तो k से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा। आप जानते हैं अवयव में जब किसी अचर से गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव गुणित हो जाता है। तो ये जो होगा आपका 1k हो जाएगा, ये 2k, ये 3k, ये 5k, ये 6k, ये 7k, और ये फिर 2k, ये 5k और ये 4k। फिर कह रहा है क्या कि उसका परिमाण निकाला जाए, कि का क्या निकाला जाए परिमाण, यानी इसको मोड में बदला जाए। तो ये हो जाएगा 1k, 2k, 3k, 5k, 6k, 7k, 2k, 5k और फिर 4k। और तब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा। तो देखिए जब सारणी ये बन जाता है, आव्यूह में क्या होता है किसी एक से गुना करने पर, अचर से गुना करने पर प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है, लेकिन सारणी में कंडीशन ये कुछ अलग होता है कि किसी अचर से गुना जब करते हैं तो आपका किसी एक पंक्ति या स्तंभ में ही गुना हो पाता है। उसी प्रकार कॉमन निकालने की जब बात आती है तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से ही कॉमन निकल पाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से देख पा रहे कॉमन निकाला जा सकता है। अब R1 से भी k कॉमन निकाला जा सकता है, R2 से भी निकाला जा सकता है और R3 से भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार k कितने निकल जाएंगे तो R1 R2 R3 3 के बाहर निकल जाएंगे, यानी कि k a का जो मोड होगा बराबर में 3k मतलब k की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद से बच जाएगा 1 2 3 5 6 7, उसके बाद से 2 5 और 4। और इसको ध्यान से देखिए तो ये जो है आपका a ही है, a का मोड है, तो इसको बोल सकते हैं k क्यू। और इसको क्या बोल सकते हैं, चूंकि a माने थे वही चीज है लेकिन इसमें आव्यूह का चीज सिंबल है, इसमें सारणी का सिंबल है। तो सारणी के लिए हम लोग कैसे दर्शाते हैं, इसको a के मोड से दर्शा देंगे। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है अवकल समीकरण x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो समाकलन गुणांक आपको बताना है। तो सबसे पहले समाकलन गुणांक बताने के लिए क्वेश्चन का रूप जो होना चाहिए डी बाई डी एक्स के जैसे होना चाहिए। यहाँ पे पी वाई और इक्वल में क्या होना चाहिए क्यू, जहां पी और क्यू का जो मान होना चाहिए या तो अचर रहना चाहिए और नहीं तो एक्स का कोई फलन रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसको इससे तुलना करते हैं। तुलना करने में क्या मिलेगा कि यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा है, इसको हटाएंगे और हटाने के लिए क्या करना होगा, ये गुना में है तो सारे पदों में एक से भाग कर देंगे। ये बन जाएगा एक्स डीवाई बाई डी एक्स और इसमें भाग करेंगे एक्स से, यानी सब में आपको भाग करना पड़ेगा एक्स से। ठीक है, तो एक्स से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, आपका रूप आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में होता है तो प्लस कर दीजिए, बगल में वाई होता है तो वाई को अलग छांट दीजिए, बच जाएगा यहाँ पे 1 और बटा में एक्स, किस में बन जाएगा माइनस में बच जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, एक एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा 2x। इस प्रकार अगर p का मान इसमें चुना जाए तो p का मान क्या मिल जाएगा, इससे तुलना किया जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस का प्लस p के जगह पर है -1/x तो -1/x हो जाएगा और बगल में y का y और इधर वाले को कहते हैं क्या q। अभी समाकलन गुणांक निकालने के लिए q से कोई मतलब नहीं रहता है। समाकलन गुणांक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं IF, इसका जो फॉर्मूला होता है e के पावर p, उसके बाद से क्या रहता है यहाँ पे dx। जब इस रूप का क्वेश्चन हो तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो ध्यान देंगे e के पावर लगा देंगे, p का मान जो है -1/x dx। इसका जो आंसर निकल कर आएगा e के पावर माइनस का माइनस 1/x का जो समाकलन होता है क्या होता है log x होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, ये 1 को अगर हटाना चाहे तो log के पावर भेज सकते हैं। आप जानते होंगे फॉर्मूला log m के पावर n बराबर होता है n log m। ये दोनों तरफ से काम करता है, ये वाला इस वाला रूप में है, इसको चाहे तो इस वाला बदल सकते हैं तो इसी रूप में बदलेंगे, यानी इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं e के पावर log x के पावर इस -1 को इसके पावर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि e के पावर log अगर आ जाए तो इसका जो रिजल्ट होता है केवल इसका थीटा होता है, और इसका थीटा में क्या है तो इसके थीटा में जो है x के पावर -1 है और इसको बोलते हैं 1/x। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दो सदिश ए और बी का कोण थीटा है तो ए डॉट बी का मोड इक्वल ए डॉट ए क्रॉस बी का मोड है, तो जब थीटा किसके बराबर होगा, मतलब ये आपस में बराबर है तो थीटा का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए डॉट बी जो है इसका मोड बराबर है ए क्रॉस बी के, तो हम कर सकते हैं ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है ए का मोड इंटू बी का मोड और बगल में क्या होता है कॉस थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है ए का मोड बी का मोड और बगल में जो होता है क्या होता है साइन थीटा। क्रॉस वाले में साइन लगा रहता है और डॉट वाले में कॉस लगा रहता है, दोनों बराबर है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बराबर है इसका मतलब इसका थीटा आपस में क्या है बराबर, यानी किस कोण पर यह जो है बराबर हो पाएगा। तो बताइए साइन और कॉस का मान जो होता है कितने डिग्री पर बराबर होता है, तो आपको पता होगा 45 डिग्री पर जो मान होता है साइन और कॉस का बराबर होता है। इस कंडीशन में 45 डिग्री को हम बोलते हैं क्या π/4, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, अगला जो प्रश्न है tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा, इसको भी फॉर्मूला पर तोड़ देंगे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला आपको पीछे लिखे ही हम क्या करेंगे 2 + 3 बटा 1 - 2 × 3, ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, 1 माइनस इसमें से घटाएंगे तो 6। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स क्या आएगा 5 और बटा में माइनस में 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका क्या बनेगा
टेन इनवर्स और बगल में हो जाएगा -1। और आप जानते होंगे टेन इनवर्स का थीटा जब माइनस में आ जाएगा तो उसका माइनस जो होता है बाहर आ जाता है, यानी कि हम इस पहले इस माइनस को हटाएंगे, माइनस कहाँ चला आएगा बाहर में, टेन इनवर्स केवल 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का माइनस, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, और देखेंगे टेन कितना का मान 1 होता है, तो 10 पाई/4 का मान 1 होता है, तो लिख देंगे 10 पाई/4। और इस प्रकार 10 से 10 कट कर कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस और पाई/4 का पाई/4, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा -पाई/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, यदि a बराबर अवयव इतना, b बराबर इतना, तो 3a माइनस 4b का मान कितना होगा। यानी कि अवयव a में 3 से गुना करना है और अवयव b में 4 से गुना करना है और उसके बाद से घटा देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 3a का अगर मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, गुना कर इन सब में 3 से गुना कर देना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये 3 हो जाएगा, ये 0, माइनस में गुना करेंगे तो -3, 5 में गुना करेंगे तो 15। ठीक है, उसके बाद से 4b का मान निकालते हैं, तो b वाले में 4 से गुना करना है, 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 27 में 4 से गुना करेंगे 7 चौका 28 और 4 दूना 8 और 2 10, 108। फिर 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। उसके बाद से दोनों को घटाना है, तो घटा दीजिए, 6 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 3 में से 108 जाएगा तो माइनस में 105, 0 में से 0 गया तो 0, -3 में से 4 गया तो -7 हो जाएगा, यह 15 में से 12 गया तो 3 बच जाएगा। देखिए क्या इतना ऑप्शन में है, तो अब देख पा रहे हैं इतना ऑप्शन में कोई नहीं दिया होगा, अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समाकलन संबंधित है, और इस प्रकार का समाकलन कैसे करते हैं, देखिए इसको मानने से मिल जाएगा। e के घात जो है x क्यूब, उसको मान लेंगे, माना कि e के x क्यूब बराबर कुछ मान लेते हैं जैसे कि t माने हैं, तो इसका t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे dx, जैसे इसका डिफरेंस कर देंगे x के सापेक्ष तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर बराबर इधर बचेगा dt बटा dx। अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर और dx, केवल आप dx के मान निकालते हैं तो एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो dt और अपॉन क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3x स्क्वायर इतना होगा। इस मान को अब यहाँ पे रख दीजिएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, e के पावर x क्यूब के बदले कितना लिख दिया है आप t, तो t, dx का वैल्यू कितना आ गया है तो dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बटा में 3 बचेगा और 3 एक अचर है, तो इस 3 को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, बटा में गुना में भेज सकते हैं। तो अब आपका क्या बचा, e के पावर t बचा और बगल में dt बचा, यानी 1/3। अब जानते हैं e के पावर t का जो समाकलन होगा t के सापेक्ष इतना ही होता है, यानी e के पावर t और प्लस में c, यानी 1/3 और फिर t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू क्या है तो x³ है और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये आंसर हो जाएगा, यानी 1/3 e के पावर x³, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो है, यदि a बराबर इतना है तो a प्लस a डैश का बराबर क्या होगा। सबसे पहले a डैश निकालते हैं, a डैश कैसे निकलेगा, पंक्ति को स्तंभ में 1 - 2 5, उसके बाद से 3, उसके बाद से जोड़ देना है, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, 1 - 2 5 3 जोड़, इसको जोड़ना है 1 5 - 2 3, जोड़िए कितना आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, -2 में 5 को जोड़ेंगे तो 3 घट जाएगा, 5 में -2 को जोड़ेंगे तो 3, ये भी घट जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा 2 3 3 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2, तभी पीछे हम लोग जाने कि cos इनवर्स का थीटा अगर माइनस में हो तो ये जो बाहर निकलता है पाई के साथ आता है, पाई माइनस cos इनवर्स
1/2 हो जाएगा। माइनस बाहर निकालने के लिए पाई माइनस करना होगा आपको। ये कंडीशन किसके किसके साथ लागू होता है? तो कॉस के, सेक के और कॉट के साथ होता है। बाकी सबके साथ माइनस केवल बाहर आ जाता है। यानी कि पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये देखेंगे कॉस कितना का वैल्यू होता है? तो ये पाई/3 का वैल्यू होता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो केवल एक्स हो जाता है पाई/3, और इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई/3। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा 2 पाई/3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और इस सेशन का अंतिम जो प्रश्न है वह आपका है रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल q का समाकलन गुणांक क्या होगा? तो जब आपको dy/dx के रूप का मिल जाए तो यहाँ पे p और q का जो वैल्यू होता है वह x वाला वैल्यू होता है, यानी x का फलन होता है या फिर कोई अचर होता है। इसलिए जब भी इसका समाकलन गुणांक निकालिएगा तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला जो होता है e के पावर समाकलन p, इसके साथ या तो dx लगता है और नहीं तो dy लगता है। तो आपको याद करने का जो तरीका है, देखिएगा इस क्वेश्चन में p अगर यहाँ पे y दिया है तो p का मान क्या रहेगा? x रहेगा। तो जब p का मान x रहेगा तो इसका अवकलज भी किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। और p का मान जब y रहेगा तो इसका अवकलज किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष करेंगे। यानी इस जो क्वेश्चन के लिए इस जो क्वेश्चन दिया है इसमें y तो दे दिया है, यानी p का जो मान रहने वाला है वह x के पदों में रहने वाला है या कोई अचर रहने वाला है, तो उसका अवकलज जो हम करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा e की पावर p dx हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर यही रूप इस रूप में रहता कि dx ऊपर रहता बटा में dy रहता इक्वल में प्लस में आपका px इक्वल q रहता, तो यहाँ पे देखिए x जब दे दिया है तो p का मान y के पदों में देगा, और इसलिए y के पदों में देगा तो इसका अवकलज भी y के पदों में करेंगे। उस हिसाब से इसके लिए जो समाकलन गुणांक है वह क्या बन जाएगा? e के पावर p dy। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें।